अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो कि बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसका जो मेन फोकस है आज के वो केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर हमेशा ना टारगेटिंग रहा है और एक चैलेंजिंग चीज़ रही है, चाहे वो 9th 10th के बच्चे हों या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हों। हर बच्चा इससे खौफज़दा होता है कि हमारे पूरे मार्क्स नहीं आते। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने केमिस्ट्री को समझना है एक बेसिक नॉलेज के तौर पे कि ये हमने ये नॉलेज गेन की है, अब हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है बोर्ड के पेपर पे। ठीक है, अब ये इस चीज़ के ऊपर ग्रिप हासिल करना, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना कि बोर्ड के पेपर में हम पूरे के पूरे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी बोर्ड के पेपर में हम 85 में से 85 नंबर ले लेते हैं एफएससी के स्टूडेंट्स, जो कि बहुत मुश्किल काम है। मैट्रिक में अक्सर क्या ज़्यादातर लोगों के पूरे पूरे मार्क्स साइंस के सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, खसूसी तौर पर केमिस्ट्री में, लेकिन वही बच्चे जब मूव करते हैं एफएससी की केमिस्ट्री की तरफ तो वहाँ उनके नंबर ड्रॉप कर जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो उसी शिद्दत से, उसी अच्छाई से, उसी तरीके से तैयारी नहीं करते जो उनको सिखाई जाती है। वो ज़्यादा फोकस करते हैं चीज़ों को समझने में, सारा टाइम उनका यहाँ ज़ाया हो जाता है और वो खुद कुछ सीख नहीं पाते कि हमने बोर्ड के पेपर में जाके करना क्या है। तो यहाँ बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपने सीखना क्या क्या है और उसको फिर आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, जितना आप इस चीज़ पे गौर करेंगे ना कि केमिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट क्या है, उसमें हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और फिर उसमें से क्या चीज़ मैंने एक्सट्रैक्ट करनी है और उसको जाके मैंने पेपर के ऊपर जो है वो ऑब्जॉर्प्शन देनी है अपने नॉलेज की। ठीक है, ताकि प्रेजेंटेशन मेरी इतनी अच्छी हो जाए कि उसमें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड वो तमाम की आंसर्स मैं दे सकूं जो कि उस जो बोर्ड के पेपर में एग्ज़ामिनर ने पूछी हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आज जो मैं आपकी मदद करूंगी वो थोड़ा सा इस तरह से है कि जी हाँ, पेपर किस तरह के होते हैं। ठीक है, पेपर हम पढ़ें कैसे, उसके लिए हम शुरू दिन से तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पे आप कुछ पेपर्स देखेंगे, ये देखें, ये वो पेपर्स हैं कि ये मैंने गूगल से सारे डाउनलोड किए हैं और ये उस तरह के पेपर हमेशा आपको इन वेबसाइट्स पे मिलते हैं जो कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए प्रेजेंटेशन की कितनी अच्छी है। अब इस प्रेजेंटेशन के पीछे कोई बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है। अच्छा, तो इस पूरी जो है वो मेहनत के दौरान ना हमने करना क्या है, हमने अपने आप को ना सीक्वेंस कर लेना है। ठीक है, अभी इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सीक्वेंस ऑफ स्कीम ऑफ स्टडी बताऊंगी कि स्कीम ऑफ स्टडी बच्चों को पता तो होती है, आमतौर पे टीचर्स उसको डिस्कस कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते कि उसको फिर तैयारी करवानी कैसे है। ठीक है, वो बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि आपने वो मोटी मोटी और एग्जैक्टली जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो आपने फोकस क्या कैसे करनी है ताकि आपके केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं ना वो उन पे बिल्कुल भी असर ना पड़े और अच्छे तरीके से आप अपने मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है थारो रीडिंग की। ठीक है, तो थारो रीडिंग इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक लफ्ज़, ठीक है, आपने तमाम बुक का कोई पेज का कोई वर्ड है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में ना हो, ठीक है, वो आपने लाजमी करना है। तो ये सबसे पहली जो चीज़ है इसमें वो आपने थारो रीडिंग वाला पॉइंट है जो वो फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जितने भी कीवर्ड्स है ना वो अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेने हैं जो किसी भी उसके अंदर होते हैं, पेपर के अंदर होते हैं। ठीक है, किसी भी मतलब ना जो आपका टॉपिक होता है ना उसके अंदर कुछ मखसूस कीवर्ड्स होते हैं जिसे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं, वो हाईलाइट कर लें। कुछ टीचर्स आपको अंडरलाइन करवा देते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, जब वो हाईलाइट कर लेंगे आप तो आप जब दोबारा से वो रिवाइज करेंगे टॉपिक तो वो हाईलाइटेड जो या अंडरलाइन वर्ड्स होंगे
वो आपके माइंड मैपिंग में वो स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे या उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपके माइंड में सबसे पहले वो कीवर्ड्स आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे हम कहते हैं दूसरे को, यार पहला लफ्ज़ बता दो, वो नहीं आता, यार कोई एक लफ्ज़ बता दो उस सेंटेंस में क्या था या उस क्वेश्चन में क्या था। जब हमें वो पहला लफ्ज़ पता चल जाता है तो हम उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो पहला लफ्ज़ या वो ख़ास लफ्ज़ वो आपने खुद हाईलाइट करने हैं, जैसे जैसे जिस जिस दिन आपने वो टॉपिक पढ़ने हैं। कोई भी टीचर, ज़्यादातर टीचर्स की यही कोशिश होती है कि हम एक टॉपिक पढ़ाएं ना पर डे। कुछ लोग 2 या 3 टॉपिक्स भी पढ़ा लेते हैं अगर वो छोटे-छोटे हों। तो आपने रोज़ाना जितना आपने लेक्चर अटेंड करना है, उसके साथ आपने उन तमाम चीज़ों को हाइलाइट करना है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी हम तो वीडियो भी देख रहे हैं, जब हो सकता है टाइम गुज़र गया हो लेक्चर्स का, अब वो तैयारी की तरफ आए हैं। तो उनके लिए ये है कि वो अब जब रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवाइज करते हुए खुद ही हाईलाइट करते जाएं चीज़ों को, ठीक है। जितना कोई बच्चा अपनी जो है ना किताबों के ऊपर चीज़ों को निशानदही उनकी कर लेता है, उतना ही वो स्टूडेंट्स कामयाब रहता है चीज़ों को सीखने में। अच्छा जी, उसके बाद ना जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सारे टॉपिक पढ़ लिए, टीचर ने पढ़ा दिए, अब उसके बाद आप कोशिश ये करें कि एक्सरसाइज देखें। अब ये ज़माना आ गया पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में हर जगह पे हमारे पास ना हर तरह की बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, इवन हमारे पास हर हर छोटे छोटे देहात हैं, बुक शॉप्स हैं। और हर जो स्कूल है, चाहे वो जिस भी क्वालिटी का स्कूल है, वहाँ पे की बुक्स या की नोट्स बच्चों को ज़रूर प्रोवाइड किए जाते हैं या उन्हें रेफ़र किए जाते हैं। अब वो आपके पास वो तो मौजूद होंगी की बुक्स, ठीक है। जब टीचर ने पढ़ा लिया ना चैप्टर वगैरह, पूरे लेसन लेक्चर उसने दे दिए। हालांकि टीचर्स भी क्लास में एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाते हैं, लेकिन उनका अपना एक शेड्यूल होता है, आप अपने एक शेड्यूल को फॉलो करें। आप ऐसा करें, जब आपने वो पढ़ लिया सारे का सारा पेपर, जो रिलेटेड था चैप्टर के अंदर, जो कंटेंट था सारा पढ़ ली, अब वो एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, की बुक अपने पास रख लें और उससे अब सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे, जो आप हल नहीं कर पा रहे, तो वो आप उनको सॉल्व करते जाएं, ठीक है। अब की बुक से रिलेटेड अगर बात की जाए तो हमारे पास दो तरह की बुक्स जो हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स हैं, वो उनके लिए सूटेबल हैं, जिसमें स्कॉलर्स की बुक है और कॉलेज की बुक्स हैं। इनकी एक्सरसाइजेज जो हैं ये अप टू वेरी स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, आपने एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करनी है, आपने फिर उनको याद भी रखना है और अच्छे तरीके से याद रखना है। मैंने 20 साल का मेरा तजुर्बा हो गया और इसमें मैंने बहुत सारे अदारे विज़िट किए हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि लोग, टीचर्स जो हैं वो ही स्टूडेंट्स को ये गाइड नहीं करते कि जी एक्सरसाइज सॉल्व करो। हालांकि जिसने पेपर बनाना होता है, जो पेपर सेटर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो टेक्स्ट बुक को खोलता है। उसके क्वेश्चन तो बने बनाए क्वेश्चन एक्सरसाइज में होते हैं। 70 से 80% के पेपर जो है वो उसी में से डाल देता है। 20-30% पेपर के लिए वो जो किताब के अंदर चैप्टर के अंदर वाला कंटेंट है उसको छेड़ के और उसमें से चीज़ें जो है वो करता है, लोगों के लिए, लोगों को प्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर बनाता है। तो आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है एक्सरसाइज पे, ठीक है। देखें, इस वक्त तक मैं 3 चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने पूरे चैप्टर्स की थारो रीडिंग करनी है, कोई सिंगल वर्ड नहीं छोड़ना, कीवर्ड्स जो हैं उनको हाईलाइट कर लेना है और फिर उनकी एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है, ठीक है। अब इस दौरान आपने उस बुक के अंदर मौजूद, उस चैप्टर के अंदर मौजूद जितनी भी डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं या फ्लो शीट्स हैं, टेबल्स हैं, वो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, टेस्ट योरसेल्फ होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ग्राफ्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स बने हुए होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने ज़रूर सॉल्व करनी है और उन, अच्छा जी, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं। हम सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं और राइटिंग पे फोकस करते हैं, हम कभी भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते जो कि एडिशनल होती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि वो डायग्राम जो उसी बुक पे बनी हुई है आपने उसी को फॉलो करना है। आपके पास इंटरनेट मौजूद है,
हर स्टूडेंट वो इंटरनेट को इस्तेमाल करना जानता है, तो आप उससे रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं, आप और डायग्राम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारे अंदर के जी, 5 to 6 लाइन्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। नहीं, 5 to 6 से आप 7 8 पे भी जा सकते हैं। डायग्राम अगर बुक पे कोई आधे पेज पे बनी हुई है, आप उसकी अगर प्रैक्टिस करके तो उसको एक छोटे से, ये 2 से ये जो 2 इंच होता है ना, 2 इंच स्क्वायर, ठीक है, इतना स्क्वायर सा आप उसके अंदर भी एक बड़ी डायग्राम को, जो कि पेज के हाफ वो कंटेंट पे बनी हुई है, उसको आप छोटा करके कंसाइज करके कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ें ऐड करें। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायग्राम्स और टेबल्स वगैरह हैं जो सही तरीके से आपको याद हों। जब आप उनको याद कर लेंगे और वो जब आप पेपर में लिखेंगे ना, तो उसका इंप्रेशन तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ना सेकंड ईयर के लिए है ये ज़्यादा, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं। जब हम मूव करते हैं फर्दर, 5वें चैप्टर से आगे जाते हैं, 7वें 8वें चैप्टर में, 8th चैप्टर में तो है ही सारी की सारी वो सोल्यूशन काइनेटिक्स वगैरह, तो उसमें तो है ही सारी इक्वेशंस है। तो इक्वेशंस जो हैं उनका रट्टा लगाएं, इतना अच्छा रट्टा लगाएं कि इक्वेशन के अंदर जो जिस जहाँ जिस क्वेश्चन के साथ जो मिसाल दी हुई है ना, आपने वही मिसाल याद रखनी है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना। क्योंकि जब आप चेंज कर देते हैं ना, तो फिर एग्जामिनर को थोड़ा सा सोचना पड़ता है या जोर डालना पड़ता है, और वहाँ पे अगर वो अपने मूड के मुताबिक उसने जिस तरह से टिक मार्क करना है या क्रॉस करना है वो कर देगा, तो आप एग्जामिनर को मुश्किल में ना डालो। आप वही वाली टिपिकल एग्जाम्पल्स उठाओ और उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दो अपने पेपर के ऊपर, ठीक है। रट्टे लगाओ अच्छे तरीके से, और बार बार लिख के, बार बार लिख के, जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतना ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो क्रैमिंग करनी है तमाम केमिकल इक्वेशंस की, क्योंकि सेकेंड ईयर में ज़्यादा है ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और है ही सारी की सारी इक्वेशन है। अच्छा, फिर हम आते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस की जाए। अब पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कैसे की जाए? जो डेली आप टेस्ट दे रहे हैं, या आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं, या आप स्कूल क्लास जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं ना, आप पहले दिन से ही अपने अपने आप को ये समझें कि मैं बोर्ड के पेपर में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, ठीक है। और पकड़ लें आप अपने हाथ में ब्लू मार्कर हो, और प्रेजेंटेशन आपके पेपर की बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए पहले दिन से, जैसी आपने ये देखें ना, ठीक है, ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन आपकी पहले दिन से ही हर जगह पे आपकी इसी तरह से होनी चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ ये मसला ना हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस जब आपकी शुरू से इस लेवल की हो जाएगी ना, तो आपको फिर पेपर करने में आसानी हो रही, पेपर वाले दिन फिर आप ज़्यादा मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। आपको पता होगा कि जी ये पेपर है, ये इस तरह से अटैम्प्ट करना है, इसकी हेडिंग देनी है, ये। तो ये इस प्रैक्टिस की वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रैमिंग भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली प्रेजेंटेशन की। उसके बाद अब सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, वो प्रेजेंटेशन में किस चीज़ की है कि राइटिंग नहीं मैटर करती। देखें, हम लोग बहुत फोकस करते हैं इस चीज़ के, अच्छी राइटिंग, अच्छी राइटिंग, अच्छी राइटिंग ज़रूरी नहीं है, अच्छी प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। हल्की सी एवरेज राइटिंग भी हमारी चल जाती है। देखिए, मैट्रिक या एफएससी के स्टूडेंट्स कोई ऐसे तो नहीं होते कि उनकी जो राइटिंग है वो पढ़ने के काबिल ना हो। वो पढ़ सकते हैं, वो सीख सकते हैं, उन्हें पता होता है अच्छी तरह से कैसे लिखना है, ठीक है। अब जब आपकी बस प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपने वहाँ सिर्फ ब्लू मार्कर या ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हुए अपने पेपर की हेडिंग्स अच्छे से बना के उसके ऊपर फोकस करना है। बाकी जिस तरह का भी आप लिखते हैं आप लिखें, ठीक है। एग्जामिनर को आपकी जो खत्ताती वाली हैंड राइटिंग्स है ना वो पसंद नहीं होती, उसको अच्छी वाली चीज़ चाहिए होती है कि बच्चे ने आंसर ठीक लिखा हुआ है कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे जनाब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। इस बात में अगर आप समझ लें इस चीज़ को अच्छी तरह से, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। वो ये है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना पेपर की, तो आपकी हैंडराइटिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से लिखने की आदत हो जाती है आपको। अब जब आपने पेपर खोलना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव मिलेगा, तो आपने ये नहीं समझना कि मेरे पास 2 आवर्स हैं, 30 मिनट्स हैं, मैं तो सब कुछ कर लूँगा। आपने यही समझना कि बस अभी थोड़ी देर बाद मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, मैंने अपने इस क्वेश्चन को लिखना है, लिखना है, लिखना है।
आपकी स्पीड पहले पेपर के पहले क्वेश्चन से ही उतनी ही तेज़ होनी चाहिए जितनी हमारी स्पीड आखिरी क्वेश्चन की तरह होती है। ठीक है, जब पता है हम लास्ट में पेपर आधा घंटा रह जाता है, हम पेपर करते हैं, हम बड़ा भाग भाग के करते हैं। देखिए, लिख के तो आप उस वक्त भी आते हैं ना, उस आधे घंटे में भी आप कहते हैं आधे घंटे में या 20 मिनट में मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका फोकस है ना, ये अगर पहले ही क्वेश्चन से हो ना, तो पहले ही क्वेश्चन में आप क्या कर लें, सारी की सारी चीज़ें भी सॉल्व कर दें। बच्चों को अक्सर मेरी बात होती है, वो कहते हैं नहीं मुझे डायग्राम आती थी, टाइम नहीं था। वो मुझे इसका ग्राफ बनाना आता था लेकिन टाइम नहीं था। तो बेटा इस वजह से टाइम नहीं बचता क्योंकि आप खुद टाइम मैनेज नहीं करते। जब आप टाइम मैनेज कर लोगे, आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे कि जी ये इसकी ये चीज़ है, इसकी ये चीज़ है, इसकी इतनी आपने अच्छी लर्निंग भी की हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रैमिंग भी की हुई है चीज़ों की, तो आपने तो बस उसको पेपर के ऊपर जो है वो ऐड ही करना है ना, प्रेजेंट ही करना है। तो उसको प्रेजेंट करें बस अच्छे तरीके से। और ये ना कहें कि मेरा पेपर के, ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट हो चुका है कि जी पेपर का पहला पेज है जो वो अच्छा हो तो बड़ा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखें, अब वही एग्जामिनर, वही स्टूडेंट्स जो हैं जो पुरानी बातें सीख के अब एग्जामिनर बन चुके हैं, उन्हें पता है कि स्टूडेंट ने पहला पेज अच्छा किया, उन्हें आगे कोई नहीं होना। तो हमारे तो पहले से लेके आखिर तक देखें, इतना हमारा पेपर काट काट के पोर्शंस में आता है, हमें तो एक एक पोर्शन के नंबर चाहिए। तो हमारे लिए पहला पेज आखिरी पेज सारे ही उतने इम्पोर्टेंट हैं जितना कि पूरा पेपर। ठीक है, मतलब पूरे पेपर पे फोकस करना है, पहले क्वेश्चन पे या पहले पेज पे फोकस नहीं करना। ये बहुत ओल्ड बोकस किस्म की चीज़ हो चुकी हुई है अब। तो यहाँ मैंने जो बात की है वो ये है कि आपने रिलैक्स नहीं करना, आपने पहले क्वेश्चन से ही यही महसूस करना है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने जल्दी जल्दी से ये काम करना है। अब उसके बाद ना ये देखें, राइट ब्रिस्कली एंड नीटली, कि वो जब तेज़ी से आप लिखेंगे ना, तो ये नहीं करना कि गंदा गंदा लिखें, आप थोड़ा नीट वाला कॉन्सेप्ट भी शामिल रखेंगे तो आप काम कर सकेंगे। इसलिए आप जो डेली टेस्ट देते हैं उस पर अपनी टाइम मैनेजमेंट का जो है वो उस पर फोकस करके अपना काम किया करें। अच्छा जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है हेडिंग्स के बारे में। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग, ये हम जनाब भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तो हेडिंग ही नहीं होती, वो तो 5 से 6 लाइनों पे लिखना होता है। नहीं जी, शॉर्ट क्वेश्चन पे अगर डायग्राम है तो डायग्राम ऐड करें, ग्राफ है वो ऐड करें, और उसकी अगर हेडिंग प्रॉपर बन सकते हैं, जैसे कुछ टाइप्स के बारे में पूछ लेते हैं, एग्जांपल्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर सब हेडिंग दें, ये ज़रूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन को भी लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट करें, लेकिन 5 से 6 लाइनों के अंदर आपने उस सारी चीज़ को प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात आती है, वो ये है कि बच्चे कहते हैं जी वो किताब में तो 2 लाइनें लिखी हुई थी, उसमें तो ये सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई थी। तो अब जब की बुक में या वो उस टीचर ने, की बुक वाले ने आपको लिख दी हैं 2 लाइनें, तो हम उधर ऐड कैसे करते? बेटा देखें, आपके पास जनरल नॉलेज होता है हर सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज होता है, आपके पास अपना नॉलेज होता है। फिर जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, देखें जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ बोलता है, हमारी गलती क्या है, हम उन चीज़ों को राइट डाउन नहीं करते। देखें, आप एफएससी के या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, जो आपका टीचर है उसने बीएससी भी पढ़ी हुई है, उसने एमएससी की भी क्लासेस ली हैं, और उसने एमफिल भी किया है, हो सकता है कि उसने पीएचडी भी की हो। ठीक है, अब उस बंदे के पास तो 8-10 साल ज़्यादा नॉलेज है आपके नॉलेज से। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जब आपको लेट से कि कोई एलिमेंट के बारे में बताएगा ना, तो उसके बारे में एक दो चीज़ें जो उसने मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी या अपने एमफिल या बीएससी के दौरान भी पढ़ी हुई थी ना, जो वो बातें भी टीचर्स आपको लेक्चर के दौरान बता रहे होते हैं। ठीक है, आप उनको लिख लें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो ऐसा करें कि जी की बुक्स ले लें आप, मुख्तलिफ की बुक्स में मुख्तलिफ आंसर्स लिखे होते हैं, या फिर आप इन्हीं चीज़ों को इंटरनेट पर, इसी टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च करें। जब आप उनको सर्च करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें, उसकी इन्फॉर्मेशन, तो आपको उनमें से वो अच्छी अच्छी मोटी मोटी चीज़ें जो है ना, जो आपको लगता है कि ये मैं याद रख लूँगी, ये मैं याद कर लूँगा, ये मुझे आ जाएगी, ये मैं निकाल के तरह, ये एडिशनल है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल रेलिवेंट टू दैट टॉपिक हो। जब आप वो काम कर लेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी, शॉर्ट क्वेश्चन में आप जो हैं अपने एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि जी पेन पेंसिल वगैरह कौन सी यूज़ हो। तो बेटा सिर्फ 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ब्लू मार्कर और ब्लू ही पेन, ठीक है? इसके अलावा आपने कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी। कोई किसी किस्म का ये ब्लैक मार्कर, ऑरेंज, पर्पल, ये इन चीज़ों का एग्जामिनर पे कोई असर नहीं पड़ता। ये आपको मैंने कितने सारे पेपर स्क्रॉल करके भी दिखाए हैं। ये सारे पेपर ब्लू मार्कर से लिखे हुए हैं, ब्लू पेन या पॉइंटर से लिखे हुए हैं, पेंसिल से ब्लू कलर है इसमें। तो ये प्रेजेंटेबल है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको गलती भी नज़र नहीं आई, ठीक है? तो एग्ज़ामिनर क्या करता है, वो इसी तरह के पैटर्न पे वो इन तमाम बच्चों को जिसने सही और अच्छा और उसी कंटेंट के मुताबिक लिखा हो उसको मार्क्स देता है, ठीक है? अच्छा जी, फिर आपने ना एक और काम करते हुए जाना है, वो ये करना है कि जब आपके पेपर हो चुकेगा ना, तो जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं ना, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उनको डब्बों के अंदर ना ऐसे करके उसके स्क्वायर बना दें। कोई इक्वेशन है, कोई फार्मूला है, उसको एक रेक्टेंगल कंपोनेंट के अंदर या स्क्वायर के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर लाइनें लगा लें, फ्रेम बना लें बेसिकली। उस फ्रेम के अंदर उसको ऐड कर दें, उसके इर्द गिर्द फ्रेमिंग कर दें, ताकि जैसे ही वो एग्जामिनर, क्योंकि वहाँ पे हाइलाइटर तो आपने यूज़ नहीं करना और ज़्यादा अंडरलाइनिंग भी नहीं करनी, क्योंकि एक साइड पे आप अंडरलाइन करेंगे तो वो पेपर की दूसरी साइड पे नज़र आएगी। तो वहाँ हो सकता है आपने कोई थ्रेटिकल या कोई और चीज़ लिखी हो तो उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? और मार्कर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से दूसरी साइड पे जब पेपर के नज़र आता है तो वो फिर उसकी भी प्रेजेंटेशन ख़राब करने का बायस बनता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को हाईलाइट तो करें, लेकिन इतने अच्छे और समझदार तरीके से कि वहाँ पे गांद ना मच जाए पेपर पे, ठीक है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं आपके सामने हैं। तो इन पॉइंट्स पे आप ज़रा गौर करें और मुझे फीडबैक दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।